ये कहानी है एक पालमपुर गांव में रहने वाले एक गरीब किसान धनराम की, जो अपने परिवार पत्नी रज्जो व बेटी मालती के साथ रहता था। माँ कुछ खाने में बना कि नहीं, बाबा खाना मांग रहे हैं और फिर उन्हें खेतों पर भी जाना है। हाँ हाँ, रोटियां तैयार हैं, बस अभी लाती हूँ। जल्दी लाओ, मुझे खेतों पर सिंचाई भी करनी है। दोपहर का समय खेत में धनराम काम कर कर थक गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी का मौसम था। यह मिट्टी भी अब किसी काम की नहीं, अच्छी फसल उगती ही नहीं है। भगवान क्या होगा, बेटी की शादी भी करनी है। शाम का समय धनराम खेतों से निकलकर सीधा गांव के पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। धनराम पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, कोई अच्छा लड़का मिले तो मुझे बताना। धनराम, जमाना बदल गया है, लोग जमीन जायदाद देखते हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या, बस 1 बीघा जमीन, जिससे तुम्हारा गुजारा भी नहीं हो पाता। पंडित जी, मैं जानता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास मेरी बेटी है जो मेरे लिए अनमोल रत्न है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं एक परिवार है जो सीधा साधा है, मैं आज ही बात करूंगा। लेकिन क्या पंडित? तुम्हें धन का सोचना पड़ेगा, यह समाज का नियम बन चुका है। पंडित जी, मेरे पास बस मेरी बेटी ही है। रात का समय धनराम घर जाकर सोचता है कि हे भगवान, मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए इतना धन कहां से लाऊंगा। इतने में रज्जो वहां पहुंच जाती है और कहती है कि क्या हुआ जी, आज बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं रज्जो, बेटी के विवाह की चिंता सताए जा रही है। हाँ जी, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि मालती का विवाह किस तरह होगा, हमारे पास कुछ है भी नहीं। अगले दिन मालती की सहेली रीता उसके घर पहुंचती है और मालती से कहती है, कैसी है मालती? अरे रीता, तू यहाँ आजा बैठ। मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? बस बढ़िया, बाजार से आ रही थी तो सोचा तुझसे मिलती। चलो यह बता, मेरा सूट कैसा लग रहा है? ये कहाँ से लेकर आई है? बहुत ही प्यारा सूट है, मुझे बहुत पसंद आया। यह मेरे बाबा विदेश से लेकर आए हैं, तुझे मंगाना है तो बता दे, मैं पिताजी से कहकर तेरे लिए मंगा देती हूँ। अरे नहीं रीता, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं इतने महंगे कपड़े खरीद सकूं। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, उसके अलावा पैसे ही नहीं बचते। अच्छा, तो तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? पास में ही एक ठेला खाली है, तू कहे तो मैं तुझे वह ठेला दिला देती हूँ। तू बाजार में कोई काम शुरू कर सकती है। हाँ रीता, तू सही कह रही है, मुझे बाजार में अपना ठेला लगा लेना चाहिए, जिससे बाबा के काम में कुछ मदद मिल सके। उसी दिन शाम को रीता उसे वो ठेला दिला देती है और जब वह घर लौटती है तो उसकी माँ रज्जो और उसका पिता धनराम उससे पूछते हैं, मालती, ये क्या है, यह ठेला कहां से लेकर आई हो? बाबा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ जिससे आपकी कुछ मदद कर पाऊं। यह सुनकर धनराम की आंखें में पानी आ गया। फिर धनराम ने अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे गांव के सरपंच से उधार ले लिए। 3-4 महीने बाद मालती का कारोबार अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है। क्या हुआ जी, आज आप खेतों पर नहीं गए? नहीं रज्जो, आज मेरी तबीयत खराब है। अरे, आपका तो शरीर बहुत तप रहा है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रज्जो डॉक्टर को बुलाने जाती है, मगर डॉक्टर ना मिलने के कारण धनराम ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद धनराम के घर गांव वाले इकट्ठा हो गए। धनराम का मृतक शरीर पड़ा था। रज्जो और मालती उसके पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। बाबा, ये क्या हो गया? हम तो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। आपने वादा करा था कि हम सब साथ रहेंगे, फिर क्यों छोड़ गए? भाई धनराम तो बहुत सीधा आदमी था, अभी तो उसकी बेटी की शादी भी करनी थी उसे। शाम का समय श्मशान घाट पर धनराम की चिंता जल रही थी। रात का समय झोपड़ी में रज्जो और मालती बैठे हुए थे। अब तुम ही हो माँ मेरा सहारा। हाँ, और तू मेरा। 1 महीना बाद टूटी हुई झोपड़ी के अंदर रज्जो और मालती चुपचाप बैठी थी। माँ, 1 महीने हो गया है बाबा को गए, अब ऐसा लगता है कि सब कुछ रूक सा गया हो। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, बस ये टूटी झोपड़ी और खेत है, वह भी बचेगा या नहीं पता नहीं। तभी बाहर से एक भारी आवाज आती है, रज्जो और मालती दोनों बाहर आओ। रज्जो और मालती जल्दी से बाहर आती हैं। सामने मोटा ताजा लंबा चौड़ा सरपंच भीमा खड़ा था और पीछे उसका नौकर लटिया लेकर खड़ा था। भीमा की आंखों में लालच साफ दिख रहा था।
सरपंच जी प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। बाद में करना। तुम्हारे पति धनराम ने मुझसे अपनी बेटी के लिए 50,000 रुपए का कर्ज लिया था और वह अब मर गया, तो मुझे मेरे पैसे लौटा दो। सरपंच जी, अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो आपका कर्ज चुका सके। आप हमें कुछ महीनों का समय दे दीजिए। इतना समय नहीं है मेरे पास। हफ्ते भर में मेरे पैसे नहीं लौट आए तो यह जमीन और झोपड़ी मेरी हो जाएगी। सरपंच जी, ये जमीन बाबा की जान थी, कुछ तो रहम करो। मुझे नहीं पता, 7 दिन है तुम्हारे पास। या तो मेरे पैसे दे दो, नहीं तो यह घर और जमीन मेरी हो जाएगी। सरपंच वहां से हंसकर चला जाता है। रात का समय झोपड़ी के अंदर माँ बेटी बैठी हुई थी। माँ बाबा की जमीन भी अब हमारी नहीं रहेगी। हाँ बेटी, बचपन से ये जमीन तेरे बाबा के पास रही थी और अब ये भी चली जाएगी। गरीब होना पाप है बेटी। कुछ करना होगा माँ, कुछ काम मिल जाए तो बेहतर होगा। हाँ बेटी, कल ही मैं कहीं मजदूरी पर जाऊंगी, कुछ तो करूंगी। इसके बाद मालती अपना ठेला संभालती है और रज्जो गांव में ही अमीर लोगों के यहाँ काम करने लगी। इस तरह पूरा हफ्ता बीत गया। 7 दिन बाद सरपंच भीमा आ गया और 2 आदमी को साथ लाया, एक नौकर और एक पटवारी। समय पूरा हो गया, लाओ मेरे पैसे। सरपंच जी, अभी कुछ ही पैसे हो पाए हैं। ये सब नाटक मत करो। अब यह जमीन और झोपड़ी मेरी है। पटवारी जी, कागज तैयार है। हाँ सरपंच जी, सब लिखा पड़ा है। चलो हटो लड़की, ये जगह अब मेरी है। सरपंच झोपड़ी में ताला लगाकर चला जाता है। ये देखकर रज्जो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। रज्जो और मालती आखिरी बार अपनी झोपड़ी देखती है। सिर पर एक पोटली और हाथ में एक दूसरे का सहारा था। चलो माँ, गांव में अब कुछ नहीं बचा, बस यादें और दर्द। हाँ बेटी, हम साथ हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तेरे पिता की आत्मा हमें देख रही होगी। दोनों माँ बेटी जंगल की तरफ मुड़ जाती हैं। उनके पांव कांप रहे थे। कुछ दूर जाकर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उसकी आंखों में अपनापन था। अरे बेटियों, कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? चेहरे से लग रहा है बड़ी दुखी हो। दादी, हम अपना घर बार खो चुके हैं। बाबा के मरने के बाद सरपंच जी ने हमारी जमीन और घर हड़प लिया है। अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। मैं पास के गांव में रहती हूँ, चलो मेरे साथ कुछ दिन वहाँ रहकर कुछ काम ढूंढ लेना। हाँ, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोनों बूढ़ी दादी के घर पहुंच जाते हैं। ये मेरा घर है बेटियों, छोटा है पर दिल से बड़ा है। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। दादी, आपने जो किया वह कोई अपना ही कर सकता है। रात का समय झोपड़ी में दादी के पास रज्जो बैठी हुई थी और मालती खाना बना रही थी। बेटी मालती, तू जो खाना बनाती है उसमें अलग ही स्वाद है, तो एक काम क्यों नहीं कर लेती? क्यों न तू समोसा का ठेला लगा ले, ईमानदारी की कमाई से गुजारा हो जाए। अगले दिन मालती बाजार से सामान लाकर अपना ठेला सजा लेती है और समोसे बनाने लगती है। बहन जी, समोसा कितने रुपए का है? 2 रुपए का एक, गर्म और खस्ता। ग्राहक एक खाता है और कहता है, अरे वाह, ऐसा समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया, 2 और देना। धीरे धीरे वहां भीड़ लग जाती है। शाम को मालती घर आकर पैसे की गिनती कर रही थी। पूरे दिन के मिलाकर 320 रुपए हो गए थे। सोचो, पहले ही दिन 320 रुपए। अब हमें किसी के यहाँ मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटियों, यही तो असली कमाई है। अगली सुबह मालती का ठेला और भी अच्छे से सजा हुआ था और कारोबार बढ़िया चल रहा था। उस दिन एक रमन नाम का आदमी वहां आता है और एक समोसा मांगता है। मालती जैसा ही समोसा देती है। वह रमन की ओर देखती है और रमन भी मालती की ओर देखता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दिल कुछ कहने लगता है। मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मालती है। और आप? मेरा नाम रमन है। एक बात बोलूं, मुझे आपको देखकर आपसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी जीवन साथी बनोगी। वह एक पल के लिए चुप हो जाती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है और फिर धीरे से हाँ में सर हिला देती है।
अगले दिन रमन अपने माँ बाप को मालती के बारे में बताता है। दोनों माँ बाप मुस्कुराते हैं। अगर बेटा तुझे पसंद है तो हमें भी पसंद है, जाओ बहू को घर ले आओ। इसके बाद मालती और रमन की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद रमन मालती को लेकर कार्यालय जाता है और वकील को पुराने कागज दिखता है और सरपंच के झूठे दस्तावेजों के पोल खोलता है। इसके बाद रमन मालती, रज्जो और सरकारी वकील को लेकर उसके गांव चले जाते हैं। गांव में पहुंचते ही सरपंच भीमा के पास पहुंचते हैं। भीमा, तुमने इनकी धोखे से जमीन हड़प ली थी, अब ये जमीन वापस इनको दी जाती है, ये लो अपने पैसे। बाबा, आज आपकी जमीन और घर वापस हमारे पास है। जिन माँ बेटियों की कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी, आज उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई है।